हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनामिका सिंघवी, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम ऑटोक्लेव के बारे में पढ़ेंगे। हमने अपने पिछले लेक्चर में मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन देखा था और उसमें हमने देखा कि दो तरह के मेथड हैं, फिज़िकल और केमिकल। फिज़िकल मेथड में स्टीम स्टेरिलाइजेशन में ऑटोक्लेव का मेंशन किया था हमने। आज हम देखते हैं कि ये ऑटोक्लेव कैसे काम करता है, इसका सिद्धांत क्या है, इसका ऑपरेशन और इसका यूज़ कैसे किया जाता है। तो ऑटोक्लेव जो शब्द है ये दो शब्दों से ऑटो और क्लेविस से मिलकर बना है। ऑटो मीन्स सेल्फ और क्लेविस मीन्स सीलिंग। तो इट इज़ सेल्फ सीलिंग अपैरेटस है। इसका मतलब कि अंदर जो स्टीम बन जाती है उस स्टीम की वजह से ऑटोक्लेव सील्ड हो जाता है और जब तक कि पूरी स्टीम रिलीज़ नहीं होती है ऑटोक्लेव को खोल नहीं सकते हैं। इट इज़ सेल्फ सीलिंग अपैरेटस और इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन और इट इज़ लाइक प्रेशर कुकर। ये घरों में यूज़ होने वाले प्रेशर कुकर के जैसा होता है। प्रेशर कुकर में भी हमने देखा है कि एक कंटेनर और उसके ऊपर लीड होती है और कंटेनर और लीड के बीच में रबर की एक गास्केट होती है जो उस पूरे के पूरे प्रेशर कुकर को लीक प्रूफ बनाती है और फिर ऊपर सेफ्टी वाल्व और एक विसल होती है। ठीक इसी तरह से थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड मॉडिफाइड है ऑटोक्लेव, जिसको कि हम जनरली लेबोरेटरीज़ में यूज़ करते हैं। ऑटोक्लेव सिंपलेस्ट और मोस्ट इफ़ेक्टिव मीन्स है स्टेरिलाइजेशन के लिए ज़्यादातर ऑब्जेक्ट्स को, और इंक्रीज टेम्परेचर जो कि प्रेशर के साथ में बढ़ता है वो सही रोल प्ले करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में। तो ये ऑटोक्लेव किस प्रिंसिपल पे काम करता है, किस सिद्धांत पर ऑटोक्लेव काम करता है, इसको जरा हम देखें कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर व्हेन द वॉल्यूम इज़ कांस्टेंट। जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का प्रेशर से बराबर, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो वाटर का टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है और प्रेशर इज़ प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। प्रेशर टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है और जब प्रेशर को इंक्रीज़ किया जाता है क्लोज्ड वेसल में तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है और यहाँ पर हम 15 पाउंड प्रेशर पर स्क्वायर इंच रखते हैं तब टेम्परेचर 121 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये वो टेम्परेचर है जब सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो वेजिटेटिव फॉर्म में हो या स्पोर फॉर्म में हो, कितने भी स्टब बोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, सब के सब इस टेम्परेचर पर मर जाते हैं। इसलिए हम यहाँ पर 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखते हैं, क्योंकि कोई बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जिंदा रहते हैं। तो हमको टेम्परेचर इसका इतना 121 रखना होता है जो 15 पाउंड प्रेशर पर स्क्वायर इंच पर हम उसको 15 to 20 मिनट तक सेट करते हैं। द प्रेशर एंड टेम्परेचर इज़ केप्ट कॉन्स्टेंट फॉर 20 मिनट्स ड्यूरिंग ऑटोक्लेविंग। हालांकि यहाँ हम 20 मिनट्स की बात कर रहे हैं, मगर यहाँ डिपेंड करता है कि मतलब मीडियम कितना भरा हुआ है वेसल के अंदर, और उस हिसाब से हम ये टाइम ड्यूरेशन को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। सपोज़ कि अगर कोई मीडियम वेसल में 200 ml मीडियम है या 500 ml मीडियम है तो टाइम ड्यूरेशन हो सकता है 30 या 35 मिनट तक हमको बढ़ाना पड़े, तभी इफ़ेक्टिव ऑटोक्लेविंग होगी, इफ़ेक्टिव हीटिंग होगी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर सकते हैं। तो ये सफिशिएंट टेम्परेचर है, जैसे हमने कहा कि सारे वेजिटेटिव फॉर्म्स और स्पोर्स को किल कर सकता है। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल तो यही है कि टेम्परेचर, प्रेशर नहीं है, टेम्परेचर है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने में हेल्प करता है, जो प्रेशर के साथ साथ बढ़ता है। यहाँ पर एयर किसी भी तरीके से अनडिज़ायरेबल है, क्योंकि एयर प्रेशर तो बढ़ाती है मगर प्रेशर के साथ साथ वो इंक्रीज़ नहीं करती है टेम्परेचर को, और हम टेम्परेचर को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए। फिर हम बात करते हैं अगला, हाउ एन ऑटोक्लेव किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऑटोक्लेव माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे मारता है? हीट अंडर मोइस्ट कंडीशंस readily coagulates proteins including essential enzymes.
मॉइस्ट कंडीशन में जो हम टेम्परेचर देते हैं, जो हीट मिलती है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के प्रोटीन्स को कोएगुलेट कर देती है, उनके प्रोटीन्स को जमा देती है, स्कंदित कर देती है। और जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन रिलीज़ होता है कहाँ से, स्टीम, जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन जब रिलीज़ होता है किस पर, ऑर्गेनिज़म के ऊपर, तब वो कोएगुलेट करता है प्रोटीन्स को और उससे रैपिड किलिंग होती है माइक्रो ऑर्गेनिज़म की। और देखिए, ऑटोक्लेव में ही हम लिक्विड और सेमी सॉलिड मीडिया को स्टेरिलाइज करने के लिए रख सकते हैं। इसके अलावा हम हॉट एयर ओवन में उसको नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट हीटिंग नहीं होती है। जबकि हॉट एयर ओवन में डायरेक्ट हीटिंग होगी तो जो वॉल्यूम हमने भरा हुआ है कंटेनर में, वो वॉल्यूम कम हो जाता है धीरे धीरे। जबकि यहाँ पर स्टीम स्टेरिलाइजेशन है, सेचुरेटेड स्टीम हम यूज़ करते हैं, और इसकी वजह से ऑटोक्लेव में जो मीडियम भरा हुआ है वो इवेपोरेट नहीं होता है हाई टेम्परेचर पर भी। तो ऑटोक्लेव माइक्रो ऑर्गेनिज़म को काफ़ी इफ़ेक्टिव वे में किल करने में हेल्पफुल रहता है। अब हम बात करें कि ऑटोक्लेव की बनावट कैसी है, कंस्ट्रक्शन कैसा है ऑटोक्लेव का। तो ऑटोक्लेव मार्केट में कितने ही तरह के अवेलेबल हैं, कितने मॉडल्स अवेलेबल हैं। पोर्टेबल से लेकर इंडस्ट्रियल साइज़ के ऑटोक्लेव्स मार्केट में मिलते हैं। और ये ऑटोक्लेव दो प्रकार के होते हैं, जिसके दो प्रिंसिपल टाइप्स हैं। एक तो वर्टिकल ऑटोक्लेव होता है और दूसरा हॉरिजॉन्टल ऑटोक्लेव होता है। तो ये जो हमने यहाँ बता रखा है, ये वर्टिकल ऑटोक्लेव है, वर्टिकल ऑटोक्लेव है। और दूसरा हॉरिजॉन्टल ऑटोक्लेव है, जो वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर कि बड़े लेवल को स्टेरिलाइजेशन का प्रोसीजर करना होता है। तो हॉरिजॉन्टल ऑटोक्लेव में क्या होता है कि बॉयलर अलग होता है और मेन बॉडी अलग होती है। बॉयलर में पानी गर्म करके उसको फोर्सफुली इंजेक्ट करते हैं मेन बॉडी की तरफ। जबकि इस ऑटोक्लेव में, जो कि वर्टिकल टाइप का है, इसमें हीटिंग एलिमेंट बॉइलिंग के लिए नीचे ही होता है। तो ये दो प्रिंसिपल टाइप्स ऑफ ऑटोक्लेव हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं, एक तो वर्टिकल और दूसरा हॉरिजॉन्टल। और ये अब डिमांड के हिसाब से इनको हम यूज़ करते हैं। अगर हमारा स्टेरिलाइजेशन का कम काम में, कम अमाउंट में हमको स्टेरिलाइजेशन करना है तो हम ये ऑटोक्लेव लेते हैं। अगर ज़्यादा है, जैसे कि मेडिकल कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में है, तो वहाँ हॉरिजॉन्टल या कमर्शियल लेवल पर जब टिश्यू कल्चर करते हैं तो कितने लीटर्स स्टेरिलाइजेशन मीडियम का किया जाता है, तो वहाँ हॉरिजॉन्टल ऑटोक्लेव काम में लिया जाता है। अब हम बॉडी ऑफ एन ऑटोक्लेव की बात करें, जो फिगर में बहुत अच्छी तरह से समझाई हुई है कि इसमें क्या क्या मिलता है, क्या क्या देख सकते हैं हम। ज़रा सा हम इसको और थोड़ा सा एनलार्ज करते हैं। तो देखिए, बॉडी में हम देखते हैं, एक तो मेन बॉडी है, बॉयलर होता है, हीटिंग एलिमेंट है, कंटेनर या बास्केट है, लीड मिलती है इसमें, गास्केट है, प्रेशर गोज, सेफ्टी वॉल्व, प्रेशर रिलीज वॉल्व, रेडियल और विंग नट लॉकिंग सिस्टम है, पैडल लिफ्ट है और टाइमर है। तो ये जो ऑटोक्लेव है, ये हमने एक वर्टिकल ऑटोक्लेव बनाया हुआ है। और ये वर्टिकल ऑटोक्लेव का अंदर का स्ट्रक्चर ये दिखा रहा है। तो मेन बॉडी इसकी क्या है, ये मेन बॉडी है। ये मेन बॉडी डबल जैकेटेड सिलिंड्रिकल वेसल है, जो आयरन या स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है। ये आयरन या स्टेनलेस स्टील की बनी हुई होती है। और ये बिल्कुल पूरी तरह से लीक प्रूफ, स्टीम टाइट और हाइड्रोलॉजिकली टेस्टेड होती है, ताकि ये उतना टेम्परेचर या प्रेशर को सहन कर सके। जितना प्रेशर इसके अंदर लगाया है उससे डबल प्रेशर को सहन करने की इसमें क्षमता होती है। तो डबल जैकेटेड है, स्टेनलेस स्टील या आयरन का बना हुआ होता है मेन बॉडी इसकी। और फिर जब हम बात करते हैं बॉयलर की, तो बॉयलर इस वाले ऑटोक्लेव में बॉयलर नहीं मिलता है। बॉयलर हॉरिजॉन्टल ऑटोक्लेव में है, ये वर्टिकल है। यहाँ पर तो जो हीटिंग एलिमेंट है, तीसरा हीटिंग एलिमेंट, ये यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ नीचे की तरफ ही है। साथ के साथ यहाँ पर क्या, ऊपर की तरफ देखने पर वाटर लेवल दिखता है। हम यहाँ पर पानी भर देते हैं। हीटिंग एलिमेंट पानी में डूबा हुआ होना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है, नहीं तो वो जल जाएगा। और फिर ये यहाँ से इसको इलेक्ट्रिकल सप्लाई दी जाती है, ताकि पानी गर्म होता है और स्टीम बनती है। फिर देखिए, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अंदर जो कंटेनर है, एक स्टैंड लगा हुआ होता है, ये स्टैंड है इस पर।
और ये स्टैंड के ऊपर हम कंटेनर रखते हैं। ये कंटेनर परफोरेटेड होता है, परफोरेटेड कंटेनर्स इसके अंदर हैं ताकि स्टीम सर्कुलेट हो सके आसानी से पूरी की पूरी मेन बॉडी के अंदर। देन फिर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें लीड, ऑटोक्लेव की लीड या ऑटोक्लेव का ढक्कन। ये मेन बॉडी है, ये मेन बॉडी है और ये ऊपर ऑटोक्लेव का ढक्कन है, ये जो लीड है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर हम इस लीड को खोलते हैं तो ऑटोक्लेव के अंदर इस तरह का एक ग्रूव बना हुआ है मेन बॉडी पर, और उस ग्रूव में एक गास्केट होता है, गास्केट जो कि हीट रेसिस्टेंट नियोप्रीन रबर का बना हुआ होता है। वो गास्केट जो कि बहुत हाई क्वालिटी टेम्परेचर रेसिस्टेंट होता है, और इसको स्पेशल ग्रूव में जो कि ऑटोक्लेव के मेन बॉडी के रिम पर होता है उसके ऊपर सेट कर दिया जाता है। और ये रिंग बिल्कुल उसकी होती है, इसमें किसी भी तरह का कोई जॉइंट नहीं होता है। अगर जॉइंट होगा तो क्या होगा कि वो एयर उसमें से पास हो जाएगी तो अंदर उतना प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो पाएगा। तो ये इन दोनों के बीच में मेन बॉडी और मेन बॉडी के साथ में लिड के बीच में वो रखा हुआ होता है नियोप्रीन रबर का गास्केट है जो लीक प्रूफ होगा, लीक प्रूफ करता है किसको, पूरे के पूरे ऑटोक्लेव की बॉडी को। देन इसके ऊपर होता है एक प्रेशर गोज जो प्रेशर नापने का काम करता है। तो वो प्रेशर गोज ये वाला है, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ ऊपर भी इस तरह का है जो डिजिटल होता है, और इसमें कम से कम कहाँ तक रहेगा, कम से कम 0 से 40 पाउंड प्रेशर पर स्क्वायर इंच का इंडिकेशन है इसमें, जहाँ हम इतना टेम्परेचर मेंटेन का प्रेशर मेंटेन कर सकते हैं। हालांकि हमको 20 पाउंड पर स्क्वायर इंच से ज़्यादा प्रेशर इसके अंदर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अधिक प्रेशर को ये सहन नहीं कर सकता है और एक्सप्लोजन की संभावना या एक्सीडेंट की संभावना होती है। और प्रेशर गोज के बाद में हम अगर बात करते हैं, इसके अंदर सेफ्टी वॉल्व है, ठीक उसी तरह का सेफ्टी वॉल्व है जैसा कि हम प्रेशर कुकर में देखते हैं। और वो सेफ्टी वॉल्व हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये सेफ्टी वॉल्व है, ये सेफ्टी वॉल्व है इसमें। ये सेफ्टी वॉल्व सेफ्टी देता है अगर प्रेशर अंदर बढ़ जाता है तो कुछ समय के लिए, मगर अगर प्रेशर कंटिन्यूसली बढ़ रहा है तो सेफ्टी वॉल्व भी काम नहीं करता है और एक्सप्लोजन होने की संभावना रहती है। देन इसमें प्रेशर रिलीज़ वॉल्व भी है। प्रेशर रिलीज़ वॉल्व क्या काम करता है, ये जब ऑटोक्लेव ठंडा होने लगता है या ऑटोक्लेव में से हमको मीडियम या ऑटोक्लेव में रखे हुए ऑब्जेक्ट्स बाहर निकालने होते हैं, तब हम धीरे धीरे उसमें से प्रेशर रिलीज़ करते हैं। वैसे प्रेशर 5 पाउंड से कम आने पर ही रिलीज़ किया जाना चाहिए। जैसे 15 पाउंड प्रेशर है और हमने ऑटोक्लेव को बंद कर दिया है, तब प्रेशर रिलीज़ वॉल्व को यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि तब अगर हम यूज़ करेंगे तो जो अंदर जो मीडियम में बॉयल आउट होकर बाहर आने की कोशिश करेगा, और जो हमने टेस्ट ट्यूब या कल्चर ट्यूब के ऊपर कॉटन प्लग लगा रखा है वो गीला हो जाएगा, और ट्रांसफ़र करते समय फिर उसमें कंटेमिनेशन की संभावना बनी रहती है। तो बहुत ध्यान रखना है हमको कि कब उसमें से प्रेशर को रिलीज़ करना है, और जब ठंडा हो जाए, पूरा प्रेशर 0 पे आ जाए, तब अगर लीड खोला जाए तो सबसे बेहतर होता है। देन इसके अलावा इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है रेडियल और विंग नट लॉकिंग सिस्टम। ये कहला रहा है कि ये इसके लॉकिंग सिस्टम से यहाँ पर है, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं ये सब हैं, ये इसको पूरी तरह से ऑटोक्लेव की लिड को ऑटोक्लेव की मेन बॉडी के ऊपर टाइटली कसने के लिए काम में आते हैं। इसको डायगोनली हम इस पर प्रेशर लगाकर उसको टाइट करते हैं ताकि किसी भी तरह का कोई भी एयर अंदर रहने की संभावना नहीं हो, कम्प्लीटली एयर टाइट होए। और जब कंप्लीट एयर टाइट होगा तभी अंदर जो प्रेशर बन रहा है उसके साथ में टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा और माइक्रो ऑर्गेनिज़म के किल होने की संभावना होगी। नहीं तो प्रेशर नहीं बढ़ेगा, टेम्परेचर नहीं बनेगा और माइक्रो ऑर्गेनिज़म किल नहीं हो सकते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ हम लिक्विड मीडियम को इसके अंदर रखते हैं, चाहे हम बास्केट में रखते हैं
और इसके ऊपर भी रख सकते हैं। उस लिक्विड मीडियम को यहाँ हम रखेंगे। लिक्विड मीडियम को जनरली ये कहा जाता है कि हम थोड़े थोड़े एलिकोड्स में ही उसमें फ्लास्क में या कल्चर ट्यूब में जैसे कि 20 ml 40 ml तक ही भरें। बहुत ज़्यादा इसमें एक साथ नहीं भरना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये अगर एक्सपोज होता है इसमें टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा समय के लिए, जैसे यहाँ 15 पाउंड प्रेशर 15 मिनट या 20 मिनट के लिए हम कहते हैं कि ऑप्टिमम है। अगर इससे ज़्यादा होगा 15 to 20 मिनट्स तो ऑप्टिमम है, उससे ज़्यादा होने पर ये होता है कि उसके अंदर के जो कंपाउंड्स रखे हुए हैं हमने मीडियम में, क्योंकि मीडियम हमें पता है आर्टिफिशियल मीडियम बनाया हमने, तो जो कंपाउंड्स अंदर हैं उसके डीजेनरेट होने की संभावना होती है और वो मीडियम कई बार जमता भी नहीं है और सेल्यूलर ग्रोथ या सेल की ग्रोथ या टिश्यू की ग्रोथ उसमें किसी न किसी तरीके से डिस्टर्ब होती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम बहुत ज़्यादा समय के लिए इसको टेम्परेचर पर एक्सपोज नहीं करें। अब कुछ ऐसे जो केमिकल्स हैं या ग्रोथ रेगुलेटर्स या केमिकल्स हैं जिनको हम ऑटोक्लेव नहीं कर सकते हैं, तो उनको हम किसी फ़िल्टर से स्टेरिलाइज़ करते हैं। जो हमने पहले बताया था कि मेम्ब्रेन फ़िल्टर्स या सिरिंज फ़िल्टर्स हम वहाँ पर यूज़ करते हैं। वो सिरिंज से होकर जब हम केमिकल्स का सॉल्यूशन पास कराते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म, क्योंकि उसकी साइज़ इतनी छोटी होती है कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म उसमें रिटेन हो जाते हैं और बाद में हम उसको मीडियम में ऐड करते हैं। तो ये हमने इसकी बॉडी के बारे में पढ़ा है और इसमें पैडल लिफ्ट होता है। कुछ ऑटोक्लेव्स में यहाँ पर एक पैडल लिफ्ट जो कि पाँव से ऑपरेट करने के लिए बना हुआ होता है, उसको हम पाँव से जब नीचे की तरफ प्रेस करते हैं तो लिड खुल जाती है। जैसे कि कई बार हम घरों में इस तरह के डस्टबिन को भी यूज़ करते हैं। और एक और है टाइमर, जैसे मॉडर्न ऑटोक्लेव्स में टाइमर भी लगा हुआ होता है, तो हमको बार बार मैनुअली टाइम सेट नहीं करना पड़ता है कि 15 पाउंड प्रेशर से ज़्यादा हुआ तो फिर हमको स्विच ऑफ करना पड़ेगा, फिर वापस से 13 पाउंड पे आया तो स्विच ऑन करना पड़े। ऐसा नहीं करने के लिए उसमें टाइमर है, ऑटोमेटिकली वो ऑफ और ऑन हो जाता है और 15 से 20 मिनट तक हम उसको सेट कर सकते हैं। जब पूरा टाइम हो जाएगा तब वो उसमें अलार्म बजता है और फिर हम उसको बंद कर देते हैं। तो ये पूरा का पूरा हमने इसकी बनावट के बारे में पढ़ा है कि ऑटोक्लेव में क्या क्या इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं। मेन बॉडी और लिड के बीच में गास्केट बहुत इम्पोर्टेंट है। हीटिंग एलिमेंट है जो उसको गर्म करता है। कंटेनर बास्केट्स हैं जिसके अंदर हम मीडियम्स को और जिसको भी ऑटोक्लेव करना होता है उस ऑब्जेक्ट को रखते हैं। प्रेशर गोज, सेफ्टी वॉल्व, प्रेशर रिलीज वॉल्व और रेडियल और विंग नट ब्लॉकिंग सिस्टम तथा पेडल लिफ्ट और टाइमर इसमें हम काम में लेते हैं। देन पॉइंट्स ऑफ अटेंशन, इसमें क्या क्या हमको ध्यान रखना है कि बिफोर कनेक्टिंग टू पावर सप्लाई अर्थिंग मस्ट बी चेक्ड। अर्थिंग को चेक कर लेना चाहिए पावर सप्लाई से पहले, क्योंकि हाई वॉट कंज्यूम करता है ये। देन वाटर लेवल मस्ट बी चेक्ड टू एंश्योर दैट हीटिंग एलिमेंट इज सफिशिएंटली इमर्स्ड इन वाटर, नहीं तो वो जल जाएगी जैसा हमने पहले भी कहा। द लीड ऑफ एन ऑटोक्लेव मस्ट बी टाइटेंड प्रॉपरली, नहीं होगा अगर लीड अच्छी तरह से टाइटेन नहीं होगी तो एयर रिलीज़ होगी और पूरा का पूरा प्रेशर और टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाएगा। और इट शुड नॉट लेफ्ट अनअटेंडेड व्हेन इट इज़ इन ऑपरेशन, जब हम इसको चालू कर दिया है तो किसी न किसी ऑपरेटर को वहाँ पर होना चाहिए इसको देखने के लिए। ऐसा नहीं कि इसको चालू करके और हम चाय पीने चले गए, तब फिर किसी न किसी एक्सीडेंट की होने की संभावना है, क्योंकि इसमें प्रेशर बहुत तेज़ी से बढ़ता है और भले कितना ही हैवी गन मेटल का लीड हो उसको फट जाएगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा और कोई बहुत बड़े एक्सीडेंट की संभावना हो सकती है। और ऑटोक्लेव लिड शुड बी ओपन्ड ओनली आफ्टर द प्रेशर हैज़ रीच्ड 0। अगर उससे पहले करेंगे तो हमने अभी बताया कि जो वो अंदर का मीडियम है वो बॉयल आउट होएगा और फिर कॉटन प्लग को टच करके उसको गीला कर देगा और गीले में उसकी संभावना माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अट्रैक्ट करने की संभावना ज़्यादा रहती है ट्रांसफ़र करते समय। तो हमको इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए इफ़ेक्टिव ऑटोक्लेविंग के लिए, अगर हम चाहते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूरी तरह से किल हो जाए और हमारा सिस्टम जहाँ हम वर्क कर रहे हैं वो
बेहतर कंडीशन में रहे। तो ये सारी की सारी चीज़ें एक ऑटोक्लेव के बारे में हमने देखी है, जो कि घरेलू प्रेशर कुकर के प्रिंसिपल पर ही बेस्ड है, और प्रेशर कुकर को हम अच्छी तरह से जानते हैं। और इस तरह से ये कंप्लीट होता है ऑटोक्लेव के बारे में। थैंक यू।